हेलो दोस्तों, मैं राजेश्वर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान किया और कठिन किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए, आज इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ाएंगे। इंडियन पॉलिटी में शेड्यूल से संबंधित आपको शेड्यूल बताएंगे। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको शेड्यूल्स बताएंगे। क्या बताएंगे? शेड्यूल से। इंडियन पॉलिटी में वैसे तो बहुत भाग होते हैं, लेकिन आज शेड्यूल्स पे चर्चा करेंगे ज्यादातर। आप लोगों को पता होगा, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान के निर्माण के समय जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था या होके कंप्लीट हुआ था, तो यानी मूल संविधान उसे कहा जाता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उसमें कितने आर्टिकल थे और कितने क्या थे, ये चीजों पे हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान निर्माण के समय क्या, जब मूल संविधान था तो आर्टिकल की संख्या यानी जिसे आप अनुच्छेद बोलते हैं, तो वो कितने थे? 395। कितने थे दोस्तों? 395। लेकिन अगर क्लोज और सब क्लोज को जोड़ दिए जाए तो प्रेजेंट में 475 के समथिंग है। ठीक है, ये ऑफिशियल कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से कहीं आपसे क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप ऑप्शन नंबर पहले प्राथमिकता 395 को देंगे। ठीक है गुरुजी। इसके बाद में भारतीय संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में भाग कितने थे? भारतीय संविधान में भाग यानी मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, उस समय अनुसूची कितनी थी, जिसे आप शेड्यूल बोलते हो? अनुसूची की संख्या मेरे दोस्त उस समय 8 थी। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। कौन कौन सी अनुसूची बढ़ाई गई है? 9वीं अनुसूची को बढ़ाया गया है, 10वीं अनुसूची को बढ़ाया गया है, और 11वीं अनुसूची को बढ़ाया गया, और 12वीं अनुसूची को बढ़ाया गया। आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे यहाँ क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको कहाँ रखा गया है, क्या अनुसूची है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। यदि आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि आपको देखिए अनुसूची वन में क्या है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आप कहेंगे कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक बार के लिए तो एक बार के लिए आप जाएंगे तो आप चर्चा करेंगे किसकी? चर्चा करेंगे कि हम भाई अनुसूची वन क्या कहती है। क्या कहती है? अनुसूची वन क्या कहती है? अनुसूची वन के लिए हम चर्चा करेंगे। अनुसूची वन पे जब हम चर्चा करेंगे तो अनुसूची वन में ये कहा गया है मेरे मित्र, अनुसूची वन कहती है हमारे 28 राज्यों का गठन होगा व 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यानी राज्यों के गठन से संबंधित अनुसूची वन है। अनुसूची वन में क्या कहा गया है? राज्यों का गठन। अनुसूची 2 क्या कहती है? अनुसूची 2 कहती है वेतन और भत्ते तथा पेंशन। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? जो पदाधिकारी होते हैं उनके क्या वेतन होंगे, उनके भत्ते क्या होंगे और उनकी पेंशन क्या होगी, उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर अनुसूची 2 यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, राज्य बन गए। राज्य बन गए तो उसमें कर्मचारी काम करेंगे, अधिकारी काम करेंगे, तो उनको क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा और भत्ता देना पड़ेगा और पेंशन। तो अनुसूची 2 में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन। अनुसूची 3 क्या कहती है? अनुसूची 3 की एक निमोनिक भी बताएंगे। अनुसूची 3 में जब अगर भाई इन्हें वेतन देंगे तो इन्हें शपथ भी तो लेनी पड़ेगी, कसम भी तो खानी पड़ेगी, तो अनुसूची 3 कहती है शपथ। एक और निमोनिक इसकी है, यहाँ अनुसूची 3, तो इसमें 3 शब्द 3 अक्षर आ रहे हैं। तो इससे आप याद कर लेना कि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में क्या है? शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का उल्लेख। वेतन भत्ते 2 में और 28 राज्य 8 केंद्र शासित यानी राज्यों का गठन 1 में, और आपने देखा कि वेतन भत्ते 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 क्या कहती है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। कितनी? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। अच्छा, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं?
आप बता सकते हैं क्या राज्यसभा की सीटों की संख्या? राज्यसभा और लोकसभा इनके बारे में आपने देखा होगा। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या जिसे पता हो वो क्या करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा में कितनी सीटों की संख्या। अनुसूची 5 क्या कहती है? अनुसूची 4 में किसका वर्णन किया गया? राज्यसभा में सीटों की संख्या। क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा संसद भवन बनाया, उसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से आप कहेंगे अनुसूची 5 क्या कहती है? अनुसूची 5 कहती है एससी व एसटी के क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। आप इसे एक निमोनिक से भी समझेंगे। एटीएम हमने बताया था, जैसे असम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, हमने क्या बोला था? एटीएम स्क्वायर, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एम स्क्वायर क्यों है? क्योंकि एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मेघालय। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो जनजातियां हैं, एससी और एसटी निवास करती है, उन पे प्रशासन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में अनुसूची आपकी 5 में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 क्या कहती है? अनुसूची 6 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं, विस्तृत हम आपको अगली क्लास बताएंगे, जो एक एक अनुसूची का पूरा वर्णन करेंगे। अनुसूची 6 कहती है कि अनुसूची 6 कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? विशेष राज्य के लिए प्रावधान किया गया है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या कहती है? अनुसूची 7 कहती है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया है। आपको पता होगा संघ सूची में कितने 100 विषय का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 97 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची में कितने थे? राज्य सूची में भैया 61 हैं। कितने हैं? 61। और संवर्ती सूची में कितने हैं? संवर्ती सूची में 55 का उल्लेख किया गया है। अच्छा ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होगा इनकी? यानी आपने देखा होगा बैंकिंग हो गया, रोड हो गया, कृषि हो गया, ये किसके, कौन सा संवर्ती सूची में जाएगा, कौन सा राज्य सूची में जाएगा, कौन सा आपका संघ सूची में जाएगा। इस तरह से अनुसूची 7 में क्या किया गया है? सूचियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 8 क्या कहती है? अनुसूची 8 कहती, 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा मूल संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी, फिर क्या हो गया? इन्हें जोड़ा गया। जोड़ा गया कौन सी? सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई? आपको पता होगा सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई थी उसका नाम आप बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला आता है अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची 9 का वर्णन किया गया है। और आगे क्या कहता है कि अनुसूची 10 में, यानी 10 बहाने करके ले गए दिल, दल बदल, तो आपका दिल लेके चले जाते हैं। पहले क्या होता था? नेता लोग जो होते थे एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, उसका प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुसूची 10 में किया गया है, जिसे दल बदल कानून पर रोक लगाई गई है अनुसूची 10 के माध्यम से, और उसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया। यानी इसे आप 10 बहाने करके ले गए दिल, आप ऐसे याद कर सकते हो कि दल बदल किसमें है? अनुसूची आपकी 10 में दिया है। अनुसूची 11 पंचायतों का प्रावधान किया गया है, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं ना, तो पंचायतों का। और अनुसूची 12 में नगर निकाय से संबंधित और 29 विषय इसमें रख दिए गए हैं। कितने विषय रख दिए गए हैं? 29 विषय रख दिए गए हैं। और टेक्निकल डिपार्ट से आगे की स्लाइड के लिए बढ़ाएंगे तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड देखो क्या कहती है। अब आते हैं हम आर्टिकल 1, क्योंकि आपको 12 प्रकार की अनुसूचियां बता दी। कितने? 12 प्रकार की अनुसूचियों को हमने बता दिया। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा कि प्रोजेक्टर के मामले में आज पहली क्लास हमारी होगी और इसलिए थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग उससे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि क्योंकि पहली बार प्रोजेक्टर के सामने वीडियो को हम बना रहे हैं। अगला क्या है? अगला जो है
आर्टिकल पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको 150 आर्टिकल के पढ़ाएंगे, कम से कम 150 आर्टिकल पढ़ाएंगे। फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाएंगे। तो भाई आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि राज्यों का गठन कैसे होगा और यूटी कौन से होंगे, यानी राज्यों के गठन और यूटी से संबंधित। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी, जिसे संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश है? अभी हमने बताया था 8 है। पूर्ण राज्य कितने हैं? आपको पता है 28 पूर्ण राज्य हैं। अच्छा, यूटी कौन कौन से है? जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्या हो गए? आपके यूटी हो गए। आर्टिकल 1 के बाद में राज्यों का गठन, और यहाँ से 1 से जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है उन्हीं को पढ़ाएंगे। बीच के आर्टिकल 2 से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, 2, 3 नहीं पढ़ाएंगे। अब 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 5 से 11 तक क्या दिया गया है? नागरिकता। आप कहेंगे नागरिकता कैसे? जैसे नागरिकता कितने प्रकार की होती है, नागरिकता को कैसे ग्रहण किया जाता है? एक तो अपने देश में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे स्वतः जन्मजात नागरिकता मिल जाती है, एक दूसरे देश के आने वाले को नागरिकता, और एक हमारे यहाँ से जो नागरिकता त्याग के चला जाता उसकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वो आर्टिकल 5 से 11 तक कहा गया। आर्टिकल 14 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं। आप कहेंगे कैसे? ये नहीं कि एक अडानी का बेटा है, एक अंबानी का बेटा है। यदि अडानी के बेटा ने किसी को गोली मार दी है तो धारा 302 के तहत उस पे भी क्या लगेगा? मुकदमा चलाया जाएगा। एक गरीब आदमी ने अगर ये केस किया है तो उसके लिए भी वही मुकदमा लगाया जाएगा जो एक अंबानी और अडानी के बेटे को लगाया गया। ऐसा नहीं हो गया फिर कहोगे अरे नहीं ये तो अडानी का बेटा है, इस पे चलो मुकदमा छोड़ दो, ये नहीं, या अंबानी का बेटा है इस पे मुकदमा छोड़ दो, या प्रधानमंत्री स्वयं ही क्यों ना सही, अगर वो किसी अपराध को करता है, यानी जो आपके लिए सजा नॉर्मल व्यक्ति के लिए दी जाएगी वो ही सजा बड़े आदमी के लिए दी जाएगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 ये स्पष्ट करता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सभी को समान अधिकार है, यानी कानून के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई छोटी जाति का नहीं, कोई बड़ी जाति का नहीं, इस तरह का भेदभाव कानून नहीं करेगी। ये भारतीय संविधान के निर्माता आर्टिकल 14 में लिख के चले गए हैं। अच्छा, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होता है? आप जानते हो पहले के लोग पुरानी परंपराओं में चलते थे कि ठाकुर का कुआं पे नहीं पानी भरेगा कौन? दलितों में कौन होते थे? जो छोटी जातियां उन्होंने बना दी थी। वैसे ऐसा हमारी नजर में कोई नहीं है, तो उसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 कहा गया है अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है या भेदभाव करता है तो वो आर्टिकल 17 के तहत अपना मुकदमा दायर कर सकता है, अपनी बात को। अब तो एक तो छुआछूत निवारण अधिनियम बना दिया गया है, शायद 2005 में ये बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल अस्पष्टता का अंत समझ में आ गया। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? आर्टिकल कह रहा है कि उपाधियों का अंत। आपने देखा होगा पहले उपाधि होती थी सिकंदर हिंद, राय बहादुर, सर, जॉर्ज पंचम, फलाने ढमका, ये होता था। तो इस तरह उपाधियों का अंत। आज के समय में क्या उपाधि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश का लेता या देता है तो सबसे पहले वो राष्ट्रपति की परमिशन लेगा। उपाधि ना तो ले सकता है और ग्रहण नहीं कर सकता है। कुछ जैसे अब आपने कहा कि भारत रत्न की उपाधि मिल गई, वो प्राइज होते हैं, वो राष्ट्रपति की नजर में होते हैं। राष्ट्रपति चाहेगा जिसको अगर स्वीकृति प्रदान करेगा वो ही क्या करेगा? उपाधि को ग्रहण कर सकता, अन्यथा। यही कारण था कि आपने देखा होगा डीएम साहब की गाड़ी या बड़े लोग उस पे क्या होती थी, नीली बत्ती और लाल बत्ती जैसी बत्तियों को प्रधानमंत्री मोदी ने हटवा दिया। उन्होंने आर्टिकल 18 का हवाला दिया कि आर्टिकल 18 के तहत किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी और इसे हटा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का क्लोज वन आर्टिकल 19 के
ए क्लोज 1 में वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता क्या होता है, इसे प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से भी जानते हैं कि आप अपनी बात के लिए किसी के समक्ष रख सकते हैं, ये आर्टिकल 19 कहता है। क्योंकि लोग क्या होता है, पुलिस के सामने जाके घबरा जाते हैं, डीएम के, आप पे कोई अत्याचार हुआ है तो आपको उसकी क्या है, स्वतंत्रता है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, कानून के सामने अपनी बात को कह सकते हैं। यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के तहत ही है। आपने देखा होगा मीडिया वाले कभी भी किसी से भी कोई भी सवाल कर देते हैं और वो रोस्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें किसने ये पावर दी है, ये पावर दी है भारतीय संविधान ने। किसने दी है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप प्रेस की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, चाहे वो प्रधानमंत्री से सवाल करे या मुख्यमंत्री से सवाल करे, तो आर्टिकल 9। बाकी इन्हें विस्तार से एक एक आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, आज आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि इस तरह से इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये कंटिन्यू हम करेंगे, अन्यथा सपोर्ट इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है कि इतनी मेहनत क्या बताएं आपको। तो आपको क्या है, शेयर करना है, लाइक करना, तो कर दीजिए ना, थोड़ा सा कर दीजिए। आर्टिकल 21 ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में किसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन आर्टिकल मैं 19 बोल गया, 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखिए कैसे, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, इसमें एक चीज और है, अपनी मन मर्जी शादी करने का भी है। एक बार आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत एक लड़का या लड़की अपने मन मर्जी शादी को कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 21 है। अगर लड़के की एज 21 और लड़की की एज 18 है तो वो अपने मन पसंद शादी कर सकते हैं, अपने मन पसंद जीवन साथी चुन सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो अगर जो कवारे लड़के देख रहे हो वो ऐसा ना करेंगे, अब तो सर जी ने कह दिया अब हम शादी कर लें पहले, क्योंकि हम 21 के हो गए हैं। तो आप अपने माता पिता को जरूर पालन करें, लड़कियां भी ऐसा ना करें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है कि कोई भी व्यक्ति बेवजह अपने प्राण नहीं दे सकता है। अच्छा, एक इस तरह का केस आया था, शायद एक बहुत असाध्य व्यक्ति था, असाध्य व्यक्ति था, तो उसके लिए क्या काम किया गया, जैसे कि असाध्य व्यक्ति को वो, अब उसने कहा कि डॉक्टर साहब इनकी स्थिति को हम नहीं देख सकते या इनकी स्थिति इतनी दयनीय है, ये अब वो चाहता है मरना। क्यों मरना चाहता है, जैसे कोई सैया पर लेटा हुआ है, एक बार के लिए आपने देखा होगा युधिष्ठिर, और आपने महाभारत में देखा होगा भीष्म पितामह जब सैया पर लेटे हुए थे, ऐसी स्थिति में ना तो वो मरने का ना जीने का, जैसे कोई पैरालाइसिस से परेशान है और उसके आधा धड़ गड़ रहा है, उठ नहीं रहा है, वहीं पर पोटी वॉशरूम कर रहा है, अब वो चाहता है कि हे प्रभु अब हमारी कैसे भी मौत हो जाए, लेकिन तो क्या होता है, तो वो अपनी प्राण को त्याग सकता है। इस तरह का आर्टिकल 21 कहता है। परमिशन उसके केयर टेकर अगर परमिशन देगा तो डॉक्टर उसके लिए इस तरह की दवाई देके उसे सीधा मोक्ष के लिए प्राप्त कर सकता है। ये आर्टिकल 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 का क्लोज ये कहता है शिक्षा का अधिकार। आपने देखा होगा शिक्षा का अधिकार, और ये 21 में ये 86वां संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा का अधिकार है। क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी कौन, सरकार। ये सरकार की जिम्मेदारी है, अगर ऐसा नहीं करती है तो आर्टिकल 21 क्लोज ए के तहत आप क्या कर सकते हो, सरकार को आरटीआई के दायरे में ले सकते हो। क्या कहता है आर्टिकल कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार व्यवस्था करेगी किसका, पढ़ने की, यानी शिक्षा की व्यवस्था करेगी, जो भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अच्छा ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे क्या कहते हैं, आर्टिकल 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कोई किसी का नहीं करेगा, कार्मिक व्यक्तियों की जैसे 8 घंटे की जगह क्या करेगा, 10 घंटे ड्यूटी नहीं कराएगा कोई व्यक्ति। आपने देखा होगा कि इसी में पहले क्या होता था
कि उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब के यहाँ घर पे लीपने चले जाओ और उसके बदले पैसा, तो इस तरह का बेगार प्रथा नहीं होगी और कार्य के घंटों के लिए बांट दिए जाएंगे। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, कोई किसी का क्या नहीं कर सकता है, शोषण नहीं कर सकता है। शोषण करेगा तो वो आर्टिकल 24 के तहत क्या करेगा, अपना केस दायर कर सकता है, अपनी बात रख सकता है कानून के समक्ष। कानून क्या कहती है, आर्टिकल 24 ये कहता है कि कोई व्यक्ति, जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में जोखिम कार्यों में आप नहीं लगा सकते। यदि लगाते हैं तो बाल निषेध के तहत आपको जेल या जुर्माना कुछ भी हो सकता है। ये कौन कहता है, आर्टिकल 24 के तहत ये बात संविधान में वर्णित की गई। ये सोचिए हमारे भारतीय संविधान निर्माता कितने विद्वान रहे होंगे कि उन लोगों ने इस पशु पक्षी, दुनिया में कोई सबसे अच्छा संविधान है तो मैं भारतीय संविधान को उसका दर्जा दूंगा, क्योंकि लगभग 65 कंट्री के संविधानों को B.N. राव और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने पढ़ा, उसके बाद हमारे उस आईन का निर्माण किया जो आज सबके लिए देख के चलता है। क्योंकि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही कहते थे कि हमने बेशक किसी उसकी अध्ययन किया है संविधान का, लेकिन मैंने किसी की कॉपी नहीं की है। जो चीजें अच्छी मिली हैं उनको मैंने ग्रहण किया है, बाकी मेरा उधार का थैला नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान को आलोचना तहत ये भी कुछ विद्वानों ने कहा है कि भारतीय संविधान तो उधार का थैला नहीं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है, जिसमें पशु पक्षी जानवर लेडीज और पुरुष सबके लिए अधिकार दिए गए हैं। तो बच्चों के लिए अधिकार दिया गया, बच्चों का शोषण नहीं हो सके। माँ बाप भी जेल जाएंगे अगर किसी, जो जैसे कोयले की खान में किसी बच्चे को लगा दें। आपने देखा होगा कि सर, मैंने तो देखा है कि चाय की दुकान पे काम करते हैं बच्चे, कभी अखबार में, जोखिमपूर्ण कार्यों में बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये कहता है आर्टिकल 24, जो शोषण के विरुद्ध, बच्चों का शोषण नहीं करते। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये अंतःकरण क्या होता है यार, ये मेरे समझ में नहीं आया, ये आपके समझ में आएगा। आपका मन करे वो धर्म को आप अपना सकते हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 25, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय संविधान की आत्मा कहने वाले भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि आप ये बताइए पूरे संविधान में आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे आर्टिकल 32 इस संविधान की आत्मा है, इस संविधान का दिल है, इस संविधान का गुर्दा है। अगर इसे निकाल दिया जाए तो इस संविधान में कुछ भी नहीं है। इसके लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया है, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि जब आवश्यकता पड़े तो इसका उपचार किया जा सके संविधान में। क्योंकि अब आपके ये उपचार क्या होता है, हमने तो रोगियों का उपचार देखा, संविधान का उपचार क्या, जैसे उस समय साइबर क्राइम जैसे लोग नहीं, अब टेलीफोन से आपने देखा हो धमकी मिल रही है, सिम आ रही है, तो साइबर क्राइम जैसे मामले नहीं थे तो अब बढ़ा दिया गया। तो ये उपचार करके ही तो संविधान संशोधन करके हमने जोड़ दिया गया। अभी आपने देखा है कि पंचायती राज में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया गया। तो इस तरह के क्या उपचार कर दिया गया। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। आर्टिकल 37 क्या है, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय। अब ये डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की श्रेणी में रखते हैं, जो 37 से लेके आपको 51 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये अप्रवर्तनीय। मैं नहीं समझा यार, अप्रवर्तनीय क्या होता है, मतलब डीपीएसपी को लेके आप कोर्ट नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से फंडामेंटल जो राइट हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं,
अगर उसके लिए लागू नहीं होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं। अगर सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करती है, क्योंकि शिक्षा आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया और सच्चा व्यवस्था सरकार नहीं करती है तो आपने, लेकिन ये अप्रवर्तनीय है, इनके लिए प्रवर्तनीय कोई प्रावधान नहीं किया गया। राज्य चाहे तो करेगी, अन्यथा अब तुम सोचो कि भैया क्या है, हम तो कहा था कि जितने भी रड़ुए हैं उनके लिए एक एक बहू लाके दी जाए, अब सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो इसके लिए कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते। अगर फंडामेंटल में ऐसी बात कह दी जाती तो आप कोर्ट में खड़े हो, मोदी जी अब हमें एक एक रशियन ला के दो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो ये अप्रवर्तनीय का मतलब ये है, इस राज्य चाहेगा तो करा दिया जाएगा, राज्य नहीं, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि पहले ये बात थी कि किसी जिनके पास भूमि थी उनकी भूमि को क्या कर दिया गया, जो सरकार की भूमि पड़ी हुई थी उन्हें पट्टा काट के दे दिया गया। जब सरकार के पास अब भूमि नहीं है या सरकार चाहेगी ये गरीब है इसे आवास मिलना चाहिए तो आवास देगी। अब सब लोग खड़े हो जाए साहब हमारे लिए एक बंगला चाहिए, थोड़ा नहीं देगी। इसका मतलब ये हो कि अप्रवर्तनीय है, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यानी इनको लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी शब्द की भाषा को बताता है कि राज्य वेलफेयर स्टेट हम कैसे, पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट दो प्रकार के स्टेट होते हैं। पुलिस स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी क्या होता है, लोक कल्याणकारी को ही वेलफेयर स्टेट कहते हैं। जिसके लिए आपने देखा होगा ये आईएएस आईपीएस में भर भर के इनमें से सवाल आता है। मैं किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आर्टिकल 1 से लेके 51 तक अगर सवाल ना आए तो कहना। अच्छा, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट वो होता है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य किसकी चिकित्सा की व्यवस्था करेगा, लोग रोगी न मरे, राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगर ये पुलिस स्टेट होता तो जनता मरे चाहे पिटे, वो अपना क्या करता, अपनी फायदे के लिए सरकार काम करेगी, वो पुलिस स्टेट होता है। और लोक कल्याणकारी राज्य, क्योंकि हमारे नेहरू और गांधी का ये सपना था कि लाइन में लगे हुए आखिरी व्यक्ति तक जो भी सुविधा हम पहुंचाएं वो पहुंचनी चाहिए, सरकार की सुविधा का लाभ उठाएं। कौन? जो लास्ट में लाइन में लगा हुआ व्यक्ति वहां तक पहुंचे, लेकिन अभी भी पहुंच नहीं रही। अब आर्टिकल 39A क्या कह रहा है, निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता क्या? कानून, अगर कोई भी व्यक्ति असहाय है, आपने देखा होगा एक लड़की का डोरी सिस्टम का केस चल रहा है और उसके पास पैसा नहीं है तो सरकारी केस हो जाता है। आपने कहा सरकारी केस हो गया तो क्या होगा, सरकार उसका केस लड़ेगी। वो कौन कहता है, आर्टिकल 39 का क्लोज है, ये भी याद कर देना, ये क्लोज कहलाएगा, इसके बाद में सब क्लोज होता है और एक क्लोज लगाया जाए। तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, यानी कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। जैसे आपने देखा प्रधानी का चुनाव और इसका, तो ये ग्राम पंचायतों का ही गठन होता है। अगली स्लाइड है टेक्निकल डिपार्टमेंट। देखिए अब आगे का आज यहाँ तक हुआ है, अगली स्लाइड कल लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।